नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द जांगड़ा राइडर और मैं हूं अजय जांगड़ा। तो आज मैं डोमिनार का ओनरशिप रिव्यू आपको दूंगा। तो जिस भाई की ये बाइक है उन्हीं की जुबानी आप इसका ओनरशिप रिव्यू सुनिए। तो मैं आपको मिलवाता हूं इस बाइक के ओनर से जिनका नाम है अमित जांगड़ा। तो ये है अमित जांगड़ा और इनका भी मैं आपको बता दूं इनका भी एक YouTube चैनल है एडवेंचरर के नाम से। इन्हीं की जुबानी सुनिए इनका ओनरशिप रिव्यू इस बाइक का। तो ओनरशिप रिव्यू में दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये बाइक 1 साल पहले अप्रैल 2018 में क्यों चूज़ करी। ये मेरे चूज़ करने के बहुत से कारण थे। मुझे उस टाइम पे मेरा बजट था थोड़ा सा लो, 1.5 से 2 लाख के बीच में मेरा बजट था एक बाइक लेने का और मुझे बाइक थोड़ी अर्जेंट लेनी थी। उसके बाद मेरा सेफ्टी का कंसर्न भी था कि भाई सेफ्टी के फीचर्स बाइक में होने चाहिए। इस प्राइस रेंज में मुझे 1.75 लाख की ये पड़ी थी। तो इस प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी बाइक थी और पावर भी इसमें अच्छी थी। अब इसमें सेफ्टी फीचर्स मुझे क्या क्या देखे थे, मैंने उस टाइम पे ये देखे थे कि भाई इसमें ABS है, डुअल चैनल ABS है और साइड स्टैंड लगते ही अगर गियर में है तो बाइक बंद हो जाएगी। और मुझे ज़्यादातर हाईवे क्रूजिंग करनी थी, तो हाईवे क्रूजिंग के लिए एक हैवी बाइक थोड़ी वेट में अगर हैवी होती है तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो इसका वेट भी 180 kg के अराउंड है। हाईवे क्रूजिंग में भी इसमें मज़ा आता है। और अगर हम बात करें हिली एरियाज़ की, कॉर्निंग वगैरह मुझे भी करना पसंद है तो वो भी इसमें अच्छी होती है। हाँ, और दोस्तों लेने से पहले मैंने तो बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे इसकी बहुत सारे रिव्यूज़ बहुत बड़े बड़े लोगों ने किए हुए थे। उनके मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। उसके बाद मैंने 2-3 बार मैंने पर्सनली खुद इसकी टेस्ट राइड ली। जब तक मैं पूरा सेटिस्फाई नहीं हो गया कि हाँ भाई ये बाइक मुझे लेनी है, जो मेरा कंसर्न है इस बाइक से, जो मुझे काम लेना है वो मेरा ये बाइक कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो ये सोचते हुए उसके बाद मुझे लगी हाँ भाई ये बाइक है जो मेरा काम कराएगी और मुझे 4-5 साल किसी और बाइक की नीड नहीं होगी। तो जब मैंने ये बाइक सेलेक्ट की थी और मैंने परचेज कर ली। आज दोस्तों इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। अप्रैल 4 को इसको 1 साल हो जाएगा। अभी मैं चला चुका हूँ दोस्तों इसको 12,212 किलोमीटर। तो 12,000 किलोमीटर में मैं अच्छा खासा ओनरशिप रिव्यूज़ का कर सकता हूँ। तो बाइक लेने के साथ मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार लद्दाख तो जाना ही है। बाइक मैंने अप्रैल में ले ली थी। अब बाइक तो मैंने ले ली थी लेकिन इसमें इतने पावर की बाइक मैंने कभी नहीं चलाई, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट राइड करी, ऐसे ही 100 किलोमीटर की कर ली, कभी 200 की कर ली। तो धीरे धीरे मेरा डर खुलने लगा। उसके बाद टाइम आ गया, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए मई में। फिर जून में मैं तैयारी कर ली मैंने लद्दाख जाने की। लद्दाख में इसकी असली टेस्टिंग मेरी हुई। जैसे ही मैं लेके गया मुझे बड़ा मज़ा आया। हाईवे पे मुझे थकान बिल्कुल नहीं हुई। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि इसका हैंडल बार बहुत ही नीचे था। तो मतलब ऐसी कुछ पोजीशन होती थी मेरी राइडिंग की। अब दोस्तों मेरी 6 फीट की हाइट तो है नहीं कि मेरे हाथ भी लंबे होंगे, मैं आराम से चला लूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट मेरी बैक रहेगी। तो उसके लिए क्या किया, हैंडल बार मैंने रेस करवाए, 1-1 इंच ये राइजर्स आते हैं हैंडल बार के, ये मैंने लगवाए। उसके बाद क्या राइड इतनी कंफर्टेबल होगी, मतलब लद्दाख में गया ना 200 किलोमीटर तो कोई थकान फील ही नहीं हुई, कहाँ भी कुछ थकान हुई है। उसके बाद पहाड़ियाँ आ गई, पहाड़ों पे भी बड़ा मज़ा आया इसमें। बस जो एक प्रॉब्लम मेरे को जो लगी, जो फेस की, वो ये थी कि अगर बाइक 2nd या 3rd गियर में है और स्पीड बहुत ही कम है, आपके लिए दबा के ये चलानी पड़ती है। आपने अगर पूरा क्लच छोड़ दिया, पूरा क्लच छोड़ने के बाद क्या होता है, इसके गियर बॉक्स की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। गियर बॉक्स में आवाज़ आने का मतलब है कि गियर बॉक्स पर लोड पड़ रहा है, तो उस केस में गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो ये कमी ये है कि बड़े गियर में ये नहीं चल पाती। अगर मैं कंपेयर करूँ रॉयल एनफील्ड से, उसका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो उसमें 2nd या 3rd गियर में वो आराम से पिकअप कर लेती है, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती उसमें बड़े गियर में। तो ये प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे मैं बढ़ता गया मनाली के बाद हम रोहतांग पहुँचे। रोहतांग के बाद भी वैसे ही एक बार चला पास आता है, वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वहाँ जैसे कि मैं उतनी ही हाइट पर मैं रुका हुआ था, अराउंड 4,000 मीटर की हाइट थी वहाँ की। तो मेरे को वहाँ पर बहुत सारे रॉयल एनफील्ड बाइक्स मिली थी। तो जैसे ही सुबह हुई थी ना, तो सब स्टार्ट करने में लगे हुए थे, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी, किक मार रहे थे, बट हो गई थी। मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी। इसमें मैंने क्या किया, जस्ट अपना एक सेल्फ लगाया और ये स्टार्ट। तो ये बेनिफिट किस चीज़ का मेरे को मिल रहा था, ये मिल रहा था मेरे को EFI का, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होता है। उसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जो कि टेम्परेचर का होता है, हाइट ऑल्टीट्यूड का होता है, ऑक्सीजन लेवल का होता है, और भी कुछ सेंसर होते हैं, 5-6 सेंसर्स होते हैं। तो उस हिसाब से फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता है और फिर कंबशन बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने अब ये नई बाइक तो ली थी और वहाँ जाके 3,000 किलोमीटर के अराउंड चल गई थी। तो वहाँ पे मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज कराया था। वो ऐसे उसकी नीड तो नहीं थी चेंज कराने की, लेकिन इनिशियल सर्विसिंग थी, तो मैंने सोचा कि यार इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी, तो मैंने करा लिया। चेंज कराने के बाद मुझे जो फील हुआ, मुझे फील हुआ कि वाइब्रेशंस बहुत कम हो गई इसमें एकदम से। तो वाइब्रेशंस कम होगी अब, जब से कि अब एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपको इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगी,
2500-3000 किलोमीटर के बाद एक सर्विसिंग के 2500-3000 किलोमीटर के बाद इसमें वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वो जैसे ही आप सर्विसिंग कराओगे वाइब्रेशन वो कम हो जाती है। सर्विसिंग कराने के बाद इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आप 1500 किलोमीटर चला लेते हो, वो प्रॉब्लम ये होती है वाइब्रेशन की। वो तो फील होता है या तो उसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से आ रही है वाइब्रेशन, या इसके टैंक से आ रही है। जब मैंने सर्विसिंग कराई तो मैंने उन बंदों को, मैकेनिक को बोला कि भैया वाइब्रेशन उनको देखो क्या है, तो उन्होंने पूरा क्लस्टर खोला ये, उसके बाद भी नहीं हुई। उसके बाद यहाँ के जो फ्यूल टैंक है इसके सारे स्क्रू वगैरह टाइट किए, कुछ भी नहीं हुआ, तो वाइब्रेशन वो कंटिन्यूसली रही। उसके बाद दोस्तों उसके बाद मैंने और चलाई 3000 किलोमीटर चलाने के बाद सेकंड सर्विसिंग पे गया। उस सर्विसिंग पे क्या हुआ, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैकेनिक आ गए थे, वो वैसे ही आए थे, तो वो थोड़ा सा देखने लगे। मैंने उनको बोला कि यार ये वाइब्रेशन ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनका कुछ सोल्यूशन होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस एक राइड की, बाहर एक चक्कर मार के आए और आते उन्होंने क्या, इसमें इंजन के है ना कुछ, यहाँ पे कुछ इंजन के बोल्ट्स होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो वो बोल्ट्स है ना वे लूज हो जाते हैं कुछ किलोमीटर चलने के बाद। अगर हम रेविंग इसमें हाई करते हैं, ज़्यादा आरपीएम पे चलाते हैं ना, तो वे लूज हो जाते हैं टाइम के साथ। तो अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, अगर आप एक डोमिनार ओनर हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो नट टाइट करा लीजिए सर्विस सेंटर पे जाके, आपकी सारी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। फिलहाल जिनके पास डोमिनार है, बजाज ने क्या कि एक वाइब्रेशन फ्री किट लॉन्च की है, वो अवेलेबल है हर एक सर्विस सेंटर पे बजाज के, ऑलमोस्ट हर एक पे, तो वो फ्रीली अवेलेबल है एक बजाज डोमिनार ओनर के लिए, तो आप लगवा लीजिए। उससे कुछ वाइब्रेशंस और कम हो जाती हैं। वो टैंक के अंदर कुछ पैडिंग वगैरह लगती हैं, वो सब चीज़ें हैं। और दोस्तों जैसे लद्दाख राइड में करने, मैंने आपको बताया कि मैं लद्दाख करके आया था, तो मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा था। पिलियन था 80-90 किलो का और मेरा खुद का वेट 70 kg है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम थी। जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आया तो इसका जो साइलेंसर का पार्ट है नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ब्रेकर पे टच होता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी अगर मैं सस्पेंशन की प्रॉब्लम नहीं लगाऊं तो ये ऐसी तरह कह सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और दोस्तों एक कमी ये है कि जो इसके रियर ब्रेक्स हैं वो बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं, 6000 किलोमीटर पे वो ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों एक अच्छी बात मेरे को ये लगी बजाज वालों की, जो इसके स्टॉक टायर्स है ना MRF के, उसमें आज तक एक भी पंचर नहीं हुआ है, ना अगले में ना पिछले में, एक भी पंचर नहीं हुआ है। मैं लद्दाख कर चुका हूँ, मनाली जा चुका हूँ और मैं यमुनोत्री कर चुका हूँ, और छोटी मोटी 100-200 किलोमीटर राइड मैंने बहुत सारी की है। ऑफ रोडिंग भी की है, गड्ढों में भी खुदाई है, बम्स में भी खुदाई है, बहुत कुछ किया है, बहुत झटके लगे हैं इसमें, लेकिन फिर भी टायर की कंडीशन बिल्कुल चकाचक एकदम नहीं है, ना तो ज़्यादा घिसे हैं। और एक जो सबसे बड़ी कमी और मुझे ये लगी, जो रियर भी उसका मिरर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसमें आधा एरिया तो दोस्तों मेरे शोल्डर ने कवर कर रखा है और मुझे आधा ही व्यू मिलता है, तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि शायद 2019 वाले मॉडल में ये प्रॉब्लम ठीक कर दी गई होगी। और मैं जो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं फर्स्ट गियर इसमें लगाता हूँ तो बहुत ही एक अनोइंग सी नॉइस आती है, तो चलो आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों कमियां तो मैंने बहुत सारी बता दी, कुछ फ़ायदे बताए, और फ़ायदे इसमें वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि रिव्यू में कमियां ज़्यादा होनी चाहिए, फ़ायदे कम हो जाए। फ़ायदे तो आपको हर कोई बता देगा, चलो कुछ फ़ायदे को मैं भी बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को ये लगा कि इसकी पावर है ना बहुत ही गजब है, मतलब आपको कभी भी अंडर पावर फील नहीं होगा। इसमें कितना ही सामान लोड कर लो, चाहे पिलियन को बैठा लो, चाहे आपका खुद का कितना भी वेट हो, तो कभी भी लोड नहीं मानेगी और ना ही माइलेज में ज़्यादा फ़र्क आएगा। 25 की माइलेज आराम से दे देती है पहाड़ों पे भी, कितना भी लोड हो। और दोस्तों मैं बात करूं इसके चेन सेट की, चेन सेट की कंडीशन अभी तक A1 है। मैंने जब थर्ड सर्विसेज की जो फ्री वाली होती है, जब बजाज पे की सर्विस सेंटर में फ्री होती है, वो मैंने कराई, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे ना और जो उनके सुपरवाइजर मैनेजर्स वगैरह थे, उन्होंने देखी है बाइक, तो वो बोलते हैं यार इसकी थर्ड सर्विस है, इतनी अच्छी कंडीशन कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाइक का ख्याल रखते हो ना तो उस पर कुछ नहीं होने वाला। इसकी चेन सेट की कंडीशन बहुत अच्छी है, टायर्स की बहुत अच्छी है, कलर की बहुत अच्छी है, ना कोई स्क्रैच है, ना आज तक ये गिरी है, बहुत ही संभाल के चलाई है। तो आप बाइक को ढंग से रखोगे ना तो बाइक भी आपको ढंग से रखेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो एक लाइक दे देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हो। और आप अगर कोई भी बाइक का रिव्यू चाहते हो नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ, नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगी।